अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, इसे अमाइनोसाइक्लिटॉल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अमीनोसाइक्लिटॉल रिंग होती है जो कि अटैच किससे होती है, अमीनो शुगर से विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, मैंने बताया अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में अमाइनोसाइक्लिटॉल रिंग होती है जो कि अटैच होती है अमीनो शुगर से विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं उनको अमाइनोसाइक्लिटॉल एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं। ये ग्रुप होते हैं नेचुरल और सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स के, इनके पास अमीनो शुगर होती है विद ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रम की बेसिस पे होती है 3 तरीके की, नैरो, ब्रॉड एंड एक्सटेंडेड। ठीक है, अब बात करते हैं नैरो वाली की। नैरो वाली जो होती है वो मेनली एक्टिव होती है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ऑल्सो स्टेफाइलोकोकल, एक्टिनोमाइसिस बोविस एंड लेप्टोस्पायरा। ठीक है, जो नैरो है वो ग्राम नेगेटिव के लिए होगी, स्ट्रेप्टोकोकल, लेप्टो एंड एक्टिनोमाइसिस बोविस के लिए एक्टिव होगी। ठीक है, इसमें आपको याद क्या रखना है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन पहले इसका एग्जाम्पल है, इसका सोर्स याद रखना है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, ये सोर्स पूछते हैं पेपर में। ठीक है, ये फर्स्ट मेंबर ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड था जो डिस्कवर किया था वॉकमैन और कोवर्कर ने। ठीक है, देन बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, तो पहला था स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा है डाईहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ब्रॉड की बात करें तो इनका ब्रॉड स्पेक्ट्रा होता है, द स्ट्रेप्टोमाइसिन इफेक्टिव होते हैं एरोबिक ग्राम नेगेटिव के लिए एज वेल एज सेवरल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि एनारोबिक के लिए क्यों नहीं होते। ठीक है, अभी बताएंगे आगे। ठीक है, इसमें क्या है कि हमने ब्रॉड में पढ़ा कि ग्राम नेगेटिव जो कि एरोबिक होते हैं उनके लिए और सेवरल ग्राम पॉजिटिव के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या सीन है ये। ठीक है, इसमें क्या है कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं कभी भी एनाएरोबिक बैक्टीरिया पे एक्ट नहीं करते क्योंकि वो उनके लिए रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। क्लिनिकली मोस्ट यूजफुल अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ई कोलाई, सैल्मोनेला, क्लैब्सिला और एंटेरोबैक्टर। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सोर्स ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन और जेंटामाइसिन बताओ। ठीक है, अभी बताती हूँ। स्ट्रेप्टो का हमने पढ़ा स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। नियोमाइसिन की बात करें जो कि एग्जाम्पल है ब्रॉड स्पेक्ट्रम की, इसका है स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडिया। याद रखना क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रीडिया, ये नियोमाइसिन का है। ठीक है, इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम के 2 एग्जाम्पल हैं, एक है नियोमाइसिन, एक है कानामाइसिन। ठीक है, देन बात करें एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम की, इसमें आता है कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। इसके एग्जाम्पल है जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमीकासिन और नेटलमिसिन। ठीक है, जो जेंटा और टोब्रा है ये दोनों नेचुरल हैं और सिंथेटिक कौन से हैं, अमीकासिन और नेटलमिसिन। ठीक है, अब सोर्स की बात करें जेंटामाइसिन की, उसका सोर्स है माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरा। हमने पढ़ा स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या था, ग्रीसियस और स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडिया, देन माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरा, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, फ्रेडिरा, देन माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरा। ठीक है, ये जेंटामाइसिस का है। अमीकासिन की बात करें तो सिंथेटिक डेरिवेटिव होती है कैनामाइसिन का और इन ह्यूमंस ईयर ड्रॉप्स में ये मिलते हैं। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टीज़ की बात करें अमीनोग्लाइकोसाइड्स की तो यूज़ होते हैं सल्फेट सॉल्ट की तरह। ठीक है, दैट आर हाईली वाटर सॉल्युबल और स्टेबल होते हैं। ठीक है, नन आर एब्जॉर्ब आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज दे आर पॉलीकेटाइन। ठीक है, अनएबल टू पेनिट्रेट द ब्रेन CSF, ये रैपिडली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं अनचेंज थ्रू नॉर्मल किडनी बाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद दे आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो इसको यूज़ करते हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एक्ट बाई इंटरफियरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन ससेप्टेबल बैक्टीरिया। अमाइनोग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं एल्कलाइन pH पे। याद रखना ये चीज़, एल्कलाइन pH पे हाईली एक्टिव होते हैं। ठीक है, एल्कलाइन pH कहाँ होता है हमारी बॉडी में, इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होंगे। ठीक है, केस की बात करें तो ये हीमोरेजिक गैस्ट्राइटिस, ये पार्वो की तरह हम लोग देखते हैं कि ये पार्वो है, लेकिन किसी एनिमल को अगर हीमोरेजिक गैस्ट्रोइंटराइटिस है तो उसमें क्या होता है कि GIT इफेक्ट होता है। सो
यहाँ पे हम लोग अमाइनो ग्लाइकोसाइड यूज़ कर सकते हैं विद द प्रॉपर डोज और विद इन ड्यूरेशन, प्रॉपर ड्यूरेशन। अगर सीवियर केस है तो फिर कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। ये जो होते हैं इनके पास नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है। ऑल शेयर कॉमन टॉक्सिटी लाइक फोटोटॉक्सिटी, नेफ्रोटॉक्सिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट, ठीक है। देन बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो ये बताती हूँ बड़े अच्छे तरीके से आपको इस डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। सबसे पहले क्या है, देखो ये रहा अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। अब ये जाएगा इधर, ठीक है, पेरिप्लाज्म में, पेरिप्लाज्म में चला गया। अब यहाँ से जाएगा ये साइटोप्लाज्म में। ये वाला जो स्टेप है ना पेरिप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जाने का, ये है ऑक्सीजन डिपेंडेंट, ठीक है। साइटोप्लाज्म में चला गया। अब ये रहा आपका राइबोसोम, ये रही इसकी 30S यूनिट और ये छोटी वाली रही 50S यूनिट। अब ये जो साइटोप्लाज्म में अमीनो ग्लाइकोसाइड आ गया था, ये 30S पे जाके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। दोनों पे बाइंड करता है, 50 या फिर 30, लेकिन इसकी जो एफिनिटी होती है 30 के लिए ज़्यादा होती है, ठीक है। देन यहाँ पे बाइंड कर गया। उसके बाद क्या होता है कि ये इनिबिट कर देता है इनिशियन कॉम्प्लेक्स बनाने का, किसको, जो इनिशियन कॉम्प्लेक्स होता है ना प्रोटीन सिंथेसिस का, उसको रोक देता है बनना, ठीक है। तो डिस्टॉर्शन हो जाता है ये mRNA का, ये रेड रेड जो दिख रहा है ये mRNA है। mRNA डिस्टॉर्शन हो गया तो फिर मिसलीडिंग हो जाएगी, और मिसलीडिंग की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस में इंटरफेयर हो जाएगा, ठीक है। ओह, अब पढ़ते हैं इसको। अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो होते हैं बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, इन कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होते हैं, एक्ट बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। हाई कंसंट्रेशन पे बैक्टीरियोसाइडल, लो कंसंट्रेशन पे लो बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं सबसे पहले वो जाएंगे पेरिप्लाज्मिक स्पेस में, ठीक है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहाँ पे, ये वाली आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में। फिर उसके बाद ये जाएंगे साइटोप्लाज्म में, ये आ गया साइटोप्लाज्म में। और ये जो स्टेप था पेरिप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में आने का, ये है ऑक्सीजन डिपेंडेंट स्टेप। उसके बाद ये क्या करता है कि अटैक कर देता है राइबोसोम का। मोर एफिनिटी होती है टुवर्ड 30S, लेकिन दोनों से बाइंड कर सकता है ये 30S 50S। उसके बाद ये जब बाइंड कर गया तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड बाइंड करने के बाद क्या करते हैं कि इनिबिट कर देते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। डिस्टॉर्शन कर देंगे mRNA का, जिससे मिस रीडिंग हो जाएगी कोडोन की और डिफेक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। इससे डिटैचमेंट हो जाता है राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स का, जिससे इनकम्प्लीट सिंथेसिस हो जाती है प्रोटीन की, ठीक है। देन बात करते हैं टॉक्सिसिटी इसकी। टॉक्सिसिटी की बात करें तो 4 तरीके की होती है, ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड और टेराटोजेनेसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी पता चल रहा है नाम से कि ईयर की बात कर रहे हैं, नेफ्रो मतलब कि किडनी की, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड और टेराटोजेनेसिटी, ठीक है। अब ऑटोटॉक्सिसिटी की बात करें, ये रहा आपका ईयर, ठीक है। ईयर में ये रहे वेस्टिबुलर अपैरेटस, ठीक है। ये एंडोलिम्फ अंदर वाला, पेरीलिम्फ बाहर वाला, और ये रहा कॉक्लियर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होता है कि ऑटोटॉक्सिटी की बात करें, अमीनो ग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं एंडोलिम्फ में और पेरीलिम्फ में। ये फ्लूइड बताए थे ना मैंने, बाहर वाला पेरीलिम्फ, अंदर वाला एंडोलिम्फ, इधर जाके ये एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। ईयर ड्रॉप आपने देखी होगी जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन की, ठीक है। दिस इज़ द ऑटोटॉक्सिटी। ये मोस्ट मतलब क्या है कि अमीनो ग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो ईयर के एंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ वाले पार्ट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डोज और ड्यूरेशन क्या है ट्रीटमेंट की, ठीक है। इससे रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट भी आ सकते हैं। ये इन्वॉल्व करता है प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन करा देता है सेंसरी सेल्स इन द कॉक्लिया और वेस्टिबुलर अपैरेटस, ठीक है। 2 चीज़ें इफेक्ट होती है, कॉक्लिया इफेक्ट होगा, वेस्टिबुलर। इसकी ट्रिक बताऊंगी आगे याद करने की। अमाइनो ग्लाइकोसाइड विद अदर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जब हम लोग देते हैं तो वो पोटेंशिएट कर देता है टॉक्सिटी को ऑफ अमीनो ग्लाइकोसाइड, ठीक है। कैट्स जो होती है वो हाईली टॉक्सिक होती है, हाईली सेंसिटिव होती है वेस्टिबुलर डैमेज के लिए, ठीक है, CV। अब याद रखना एक ट्रिक, GSV और नेक, ठीक है। GSV से क्या है कि जेंटामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो वेस्टिबुलर को अफेक्ट करती है, सॉरी। देन नियोमाइसिन और अमीकासिन जो होती है वो कॉक्लिया को अफेक्ट करती है, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन किसको करेगी, वेस्टिबुलर, ठीक है। और जो नियोमाइसिन और अमीकासिन है वो करेगी कॉक्लिया को, ठीक है। GSV और नैक याद रखना। नेटलमिसिन जो होती है वो ऑटोटॉक्सिक होती है, लॉन्ग टर्म यूज़, लेस ऑटोटॉक्सिक होती है और लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए प्रेफर करते हैं। नेफ्रो की बात करें, सबसे पहले किडनी रही। किडनी में क्या होता है कि ये रहा कॉर्टेक्स वाला पार्ट, ठीक है। वेट,
ये रहा कॉर्टेक्स वाला पार्ट और ये है मेडुला वाला पार्ट, ठीक है। अब होता क्या है कि ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट जो होते हैं ये फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं, फॉस्फोलिपिड नेगेटिव चार्ज होते हैं, और जो अमाइनोग्लाइकोसाइड होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जो अंदर वाला पार्ट है यहाँ पे होते हैं काफ़ी सारे एंजाइम, फॉस्फोलाइपेज, एटीपीएस, ठीक है, मेडुला वाले पार्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं कि हुआ क्या है यहाँ पे। सबसे पहले अमाइनोग्लाइकोसाइड जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज होंगे, बता दिया मैंने। अब जो कॉर्टेक्स होता है वो बना होता है फॉस्फोलिपिड से, जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा अमाइनोग्लाइकोसाइड का। तो नेफ्रोटॉक्सिटी ड्यू टू डैमेज ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, ये मोर कॉमन होता है जो उन पेशेंट में जो प्री एग्जिस्टिंग किडनी डिजीज होती है जिनमें, ठीक है। उसके बाद नेफ्रोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस बाय इनिबिशन ऑफ इंट्रासेलुलर एंजाइम, जो हमने एंजाइम पढ़े थे ना मेडुला में, उनको इनिबिट करके ना ये क्या कर देता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कराता है, प्रोड्यूस सॉरी ड्यू टू रिलीज ऑफ फ्री ड्रग इनटू द साइटोसोल, दिस रिजल्ट इन, ये जो फ्री ड्रग पाए जाएंगे ना साइटोसोल में, ये जाके बाइंड कर जाएंगे किसके साथ, सेल ऑर्गेनल्स के साथ, माइटोकॉन्ड्रिया, और सेलुलर डेथ करा देंगे। नियोमाइसिन जो होती है वो मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक होती है देन जेंटामाइसिन टोब्रा। हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि नेटलमेसिन जो थी वो लेस ऑटोटॉक्सिक थी, इसमें जो नियोमाइसिन है वो मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक है, ठीक है। और डाईहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन जो थी वो लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिक है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट की बात करें तो हाई डोज ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो करा देते हैं न्यूरोमस्कुलर डैमेज। इसमें क्या हो जाता है कि चिलेशन हो जाता है कैल्शियम का, और रिडक्शन करा देते हैं वो एसिटाइलकोलिन का, रिलीज फ्रॉम द मोटर एंड ब्लेड, ठीक है। नियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है वो मोर प्रोन टू कॉज न्यूरोमस्कुलर डैमेज देन कैनामाइसिन। टोब्रामाइसिन जो होता है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है। ब्लॉकेट जो होता है वो पार्शियली एंटागोनाइज हो सकती है आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैल्शियम। हम अगर कैल्शियम ग्लूकोनेट दे देना किसी को तो फिर उसमें जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट जो हो रहा है उसको एंटागोनाइज कर सकता है ये, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर शुड बी कॉस्टली इन रिसीविंग अमीनोग्लाइकोसाइड। सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं, कभी भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स नहीं दे सकते। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो डायरेक्टली गट एक्टिंग होता है, ठीक है। अच्छा, गट एक्टिंग सल्फोनामाइड के एग्जांपल्स बताना मेरे को अगर आपको याद हो, ठीक है, क्योंकि मैंने एक ट्रिक बताई थी इसको याद करने की कि उसके आगे जो प्रीफिक्स लगा हुआ है वो पूरे फार्मा में कहीं पे भी नहीं हो सकता, ठीक है, वरना वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी। चलो, स्ट्रेप्टोमाइसिन डायरेक्टली गट एक्टिंग होता है, रैपिडली एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ करते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो एट्थ क्रेनियल नर्व डैमेज करा देता है। जेंटामाइसिन जो होता है यूज़फुल होता है माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ मीडिया प्रिपरेशन में, क्योंकि ये हीट स्टेबल होता है, याद रखना ये पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कि टेट्रासाइक्लिन की बात करते हैं। टेट्रासाइक्लिन जो होते हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आते हैं, डिस्कवर किए थे सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन येलो पाउडर होता है, स्लाइटली वाटर सॉल्यूबल होते हैं। देयर हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट जो होते हैं मोर सॉल्यूबल होते हैं और यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेंबर टेट्रासाइक्लिन का था क्लोर टेट्रासाइक्लिन, जो कि नेचुरल है, डिस्कवर किया गया था स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेशियन। देन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ये भी नेचुरल था, ये किया था रेमोरस। देन टेट्रासाइक्लिन की बात करें सेमी सिंथेटिक है, अगर हम लोग क्लोरीन का रिमूव कर देंगे ना इससे क्लोर टेट्रासाइक्लिन से तो बन जाएगा। टेट्रासाइक्लिन जो होता है क्लोज कॉन्फिगरेशन विद द पॉलीसाइक्लिन। नेप्थसीन कार्बोक्सिमाइड, नेप्थसीन न्यूक्लियस जो होता है वो बनी होती है बाई फ्यूजन ऑफ 4 पार्शियल अनसैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन रेडिकल्स, ठीक है। अब बात करते हैं टेट्रासाइक्लिन में होता क्या है। देखो, ये रहा टेट्रासाइक्लिन, ये इसमें ना ये R1 R2 R3 और R4 में चेंजेस करके ना हम लोग डिफरेंट वो बना सकते हैं। चेंजिंग द साइड चेंज एंड गेट डिफरेंट टाइप ऑफ टेट्रासाइक्लिन विद डिफरेंट एक्टिविटीज इन अ ग्रुप ऑफ टेट्रासाइक्लिन आर एज अ ग्रुप। टेट्रासाइक्लिन जो होती है वो एसिडिक होती हैं, हाइग्रोस्कोपिक होती हैं, कंपाउंड विच इज़ एक्वा सोल्यूशन फॉर्म। सॉल्ट जो होते हैं वो बहुत एसिडिक और बेसिक हो सकते हैं। जो हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट होते हैं टेट्रासाइक्लिन के उनको मोस्टली यूज़ करते हैं एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। डॉक्सीसाइक्लिन को छोड़ के हम लोग बाकी सब टेट्रासाइक्लिन को जो सॉल्ट होते हैं उनके एसीएल को यूज़ करते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन जो होता है वो यूज़ होता है मेनली ये हाइक्लेट फॉर्म में। हाइक्लेट में क्या क्या आता है, डॉक्सीसाइक्लिन बेस आएगा, HCl आएगा, इथेनॉल आएगा, वाटर आएगा। इथेनॉल और वाटर जो होते हैं वो उसको लेस हाइग्रोस्कोपिक बना देते हैं, मोर स्टेबल बना देते हैं, ठीक है।
टेट्रासाइक्लिन जो होती है वो इंसोल्यूबल चिलेट्स होती है विद डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट, जैसे कि डाइवेलेंट्स हो गए कैल्शियम मैग्नीशियम एंड ट्राइवेलेंट्स आर एल्यूमिनियम एंड आयरन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन की बात करें, सोर्स के बेसिस पे होती है नेचुरल, सेमी सिंथेटिक। नेचुरल में पता ही है आपको, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आएगा, क्लोर टेट्रासाइक्लिन आएगा, ठीक है। सेमी सिंथेटिक आपने पढ़ा टेट्रासाइक्लिन, रोली टेट्रासाइक्लिन, मेटासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनकोस, ठीक है, माइनोसाइक्लिन। अब क्वेश्चन आता है कि इनको अगर, हाँ, अगर आपसे क्लासिफिकेशन पूछी जाए ना, अगर मेंशन नहीं किया कि किसके बेसिस पे बताना है, तो आपको ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस पे ही लिखना है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस पे होता है शॉर्ट, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग। शॉर्ट की याद करने की ट्रिक क्या है कि OTC, ठीक है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन। इसकी टी हाफ जो होती है वो लेस देन, तो शॉर्ट एक्टिंग की मैंने बता दिया आपको कि इसको ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ग्लो टेट्रासाइक्लिन और लेस देन 8 आवर्स का होता है। इंटरमीडिएट वाला जो होता है वो 8 to 16 आवर्स की टी हाफ लाइफ होती है। इसके एग्जांपल है डेमेक्लोसाइक्लिन एंड मेटासाइक्लिन, ठीक है, DM। लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो इसकी टी हाफ जो होती है मोर देन 16 आवर होती है। डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, ठीक है। ये जो होती है वो टैबलेट फॉर्म में आती है, हाई प्रोटीन बाउंड और स्लो एक्सक्रीटिंग होती है ड्रग, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, टेट्रासाइक्लिन जो होती है वो एंटर करती है बैक्टीरियल सेल में दो मेथड से, या तो पैसिव डिफ्यूज़न या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव डिफ्यूज़न में क्या होता है कि ये पोरेंस के थ्रू, आपने पढ़ा होगा ट्रांसपोर्ट में, बायोकेमिस्ट्री में पोरेंस होते हैं, पोरेंस के थ्रू ये पैसिव डिफ्यूज़न हो जाता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी जा सकता है डायरेक्टली, ठीक है। अब इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन होगी टेट्रासाइक्लिन की विद बैक्टीरियल राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम्स के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। दो मेथड मैंने, मतलब दो चीज़ें मैंने बताई। सबसे पहले एंट्री होगी दो मेथड से, पैसिव या फिर एक्टिव। पैसिव जो होता है पोरेंस के थ्रू होगा, एक्टिव में डायरेक्टली चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, इंटरेक्शन करेगा टेट्रासाइक्लिन विद बैक्टीरियल राइबोसोम, ठीक है। अब मैं बताती हूँ सारी प्रोसेस आपको। सबसे पहले क्या हुआ कि एंट्री करी बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डायरेक्टली घुस जाएगा, और पैसिव ट्रांसपोर्ट बाई पोरेंस जो कि हाइड्रोफिलिक चैनल होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में, उनके थ्रू घुस जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है टेट्रासाइक्लिन वो पहुंच गया साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जाके ये बाइंड कर जाता है 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि tRNA जो होता है ना, वो tRNA है, ठीक है, वो ब्रिंग करता है अमीनो एसिड्स को और उनको बाइंड करवाता है A साइट जो कि 50S में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये रहा 30S, ये रहा 50S, यहाँ पे होती है A साइट। अब tRNA आ गया, ये अमीनो एसिड, ये था आपका राइबोसोम, ये रही 30S यूनिट और ये रही 50 वाले पे होती है A साइट, ठीक है। A साइट जो होती है tRNA, ये रहा tRNA, ठीक है। tRNA क्या किया इसने, अमीनो एसिड ये कहीं से लाया और यहाँ A साइट पे जाके बाइंड करवा देता था, ठीक है। अब हुआ क्या कि टेट्रासाइक्लिन आ गया, टेट्रासाइक्लिन बाइंड कर गया 30S यूनिट के साथ, इसने प्रिवेंट कर दी बाइंडिंग ऑफ tRNA विद A साइट जो कि एक्सेप्टर साइट थी, जो कि mRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ए साइड जो थी उसको प्रिवेंट करवा दिया। अब इसमें क्या हो गया, एडिशन नहीं हो पाएगा अमीनो एसिड का, ठीक है, तो फिर कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी और रोक देगा ये सारी प्रोसेस को, ठीक है। अब यहाँ याद रखना कि अमीनोग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो बाइंड कर रहे थे 50S और 30S के साथ, दोनों के साथ, लेकिन उसकी एफिनिटी जो थी ना वो थी 30S के लिए ज़्यादा। लेकिन टेट्रासाइक्लिन की बात करें तो वो सिर्फ 30S के लिए मतलब बाइंड करते हैं। मोर लिपिड सोल्यूबल होता है डॉक्सीसाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन, और पास कर जाता है डायरेक्टली थ्रू पोरेंस। देन पैसेज ऑफ tetracycline into gram positive bacteria is less well understand। अब क्वेश्चन आता है कि टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं और अमीनो बैक्टीरियोसाइडल, ऐसा क्यों, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म तो ऑलमोस्ट सेम है दोनों का। क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जो होती है उनकी रिवर्सिबल एक्शन होता है, ठीक है। अगर टेट्रासाइक्लिन को हम लोग रिमूव कर देना प्रोसेस से तो फिर दोबारा उसकी प्रोटीन सिंथेसिस होने लगेगी, लेकिन अगर हम लोग अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को ऐसा करें तो फिर वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देन बात करते हैं ब्लैंकेट एक्टिविटी ऑफ टेट्रासाइक्लिन। ब्लैंकेट एक्टिविटी हम लोग इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो टेट्रासाइक्लिन होता है ना, इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मतलब काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इसका काम होता है। It is a term sometimes used to describe the broad spectrum antimicrobial properties of tetracycline। These antibiotic जो होती है इफेक्टिव होती है अगेंस्ट वाइड वेराइटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे ग्राम पॉजिटिव हो गया, ग्राम नेगेटिव हो गया, ठीक है, रिकेट्शिया हो गया, क्लेमाइडिया हो गया, माइकोप्लाज्मा, एनाप्लाज्मा, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा।
नॉन एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो नॉन एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ हमने उन प्रॉपर्टीज़ को बोला जो अदर देन एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टी थी, जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी हो गई, एंटी कैंसरस, एंटी एपोप्टोटिक, एंटी ऑक्सीडेंट, ठीक है। ये रिड्यूस करा देता है रिलीज ऑफ साइटोकाइन। साइटोकाइन पता है आपको कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर थे ये, तो इन्फ्लेमेशन के लिए रोक देते हैं उसको, ठीक है। फार्माकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें, टेट्रासाइक्लिन को हम लोग ओरली देते हैं स्मॉल एनिमल में, ऑल्सो पेरेंटरली इन आईवी और आईएम। फॉलोइंग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इन कार्निवोर, ड्रग जो होता है रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है जीआईटी में, रीच कर जाता है पीक प्लाज्मा कंसनट्रेशन विद इन 2 to 4 आवर, ठीक है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि कैल्शियम और मिल्क प्रोडक्ट जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये इनके प्रोडक्ट्स प्रिपरेशन होते हैं, एंड एसिड ये इंटरफेयर कर जाते हैं इसके एब्जॉर्प्शन। मिल्क प्रोडक्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, इनके प्रोडक्ट जो होते हैं ये एंटासिड ये इंटरफेयर कर जाते हैं टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन के साथ, तो फिर हमें दूध वगैरह के साथ नहीं लेना चाहिए टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन जो होता है, मिनोसाइक्लिन जो होता है कंप्लीट और हाईएस्ट होता है जीआईटी में, नॉट इंटरफेयर विद मिल्क वगैरह वगैरह। ओरली रूमिनेंट में हम लोग नहीं देते क्योंकि पुअरली एब्जॉर्ब होता है, इसका रूमिनल माइक्रोफ्लोरा पर डिस्टर्बेंस हो जाता है। वेट मेडिसिन में हम लोग स्पेशली बफर टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन मोस्ट कॉमनली एडमिनिस्टर करते हैं आईवी आईएम रूट से। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ये एक्यूट टॉक्सिटी इसमें देखी नहीं गई है, बस ये इंडाइजेशन डायरिया वगैरह करा देता है। स्मॉल एनिमल में नोजिया, वॉमिशन, डायरिया। हॉर्सेज में ये फेटल एंट्राइटिस करा देता है, सुपर इन्फेक्शन। फोटोटॉक्सिक डर्मेटाइटिस करा देता है किसके साथ, डेमेक्लोसाइक्लिन, ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी आता है। टेट्रासाइक्लिन ग्रोइंग एनिमल्स में नहीं देते क्योंकि वो डिपॉजिट कर जाता है टीथ और बोन में, बाद में ब्राउनिश डिस्कलरेशन करा देता है। टेट्रासाइक्लिन जो होता है वो इम्यूनोसप्रेशन भी करा देता है। देन बात करते हैं हम लोग इंट्रा मेमरी, हम लोग टेट्रासाइक्लिन नहीं देते क्योंकि प्रेग्नेंट एनिमल्स में क्या होता है कि मेस्टाइटिस अगर किसी का केस है कि ड्राई एनिमल है उसमें मेस्टाइटिस देख रहे हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग इंट्रा मेमरी टेट्रासाइक्लिन नहीं देंगे क्योंकि ये इरिटेशन वगैरह करा देती है। क्लोटेट्रासाइक्लिन बिकॉज इट कॉज सीवियर इरिटेशन एंड फाइब्रोसिस करा देगी। रैपिड आईवी इंजेक्शन देंगे, हाइपोटेंशन करा देता है, एक्यूट कोलैप्स वगैरह चलेशन हो जाता है, ठीक है। हाई डोज अगर देंगे तो वो हिपेटोटॉक्सिटी करा देते हैं प्रेग्नेंट एनिमल में। सारे टेट्रासाइक्लिन जो होते हैं वो नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन जो होता है वो नेफ्रोटॉक्सिक नहीं होता है। क्लिनिकल यूज़ की बात करें, एंटेरिक इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दे सकते हैं। पोल्ट्री डिजीज़ जैसे कि कोलिबैसिलोसिस इन्फेक्शन, कोराइजिया और सीआरडी में दे सकते हैं, ठीक है। ऑफ द टेट्रासाइक्लिन हमने यहाँ तक कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं इसके क्लिनिकल यूज़ ऑफ टेट्रासाइक्लिन के। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी एंटेरिक इन्फेक्शन हुआ, लीवर इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी या फिर पोल्ट्री डिजीज़ जैसे कि कोलियोबैसिलोसिस, इन्फेक्शियस कोराइजिया या फिर सीआरडी हो गया, उसमें टेट्रासाइक्लिन को हम लोग यूज़ कर देते हैं। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एम्फेनिकॉल्स, ठीक है। एम्फेनिकॉल्स क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, ऐसे ग्रुप होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स के, ठीक है। देखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपको पता है कि ज़्यादा रेंज को कवर करेंगे, और बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होंगे, ऐसे जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, स्टैटिक, ठीक है। इनका एग्जांपल है क्लोरमफेनिकोल, थायमफेनिकोल एंड फ्लोरफेनिकोल, ठीक है। सबसे पहले ये आइसोलेट किए गए थे स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला से। इनका स्ट्रक्चर ये रहा, इसके स्ट्रक्चर में नाइट्रोबेंजीन रिंग होती है, ठीक है, जिसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट आता है। ये चीज़ याद रखना, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इनके स्ट्रक्चर में। क्लोरमफेनिकोल हमने बात करी, सबसे पहले ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। एग्जाम्पल है क्लोरमफेनिकोल, ठीक है, थायमफेनिकोल और फ्लोरफेनिकोल। आइसोलेट किया गया था स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला से, और इनके स्ट्रक्चर में नाइट्रोबेंजीन रिंग होती है। अब क्वेश्चन आता है कि विच पार्ट ऑफ द क्लोरमफेनिकोल जो होता है उसमें एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट शो करता है। आप बताओगे नाइट्रोबेंजीन की जो रिंग होती है वो, ठीक है। देन नाइट्रोबेंजीन रिंग जो होती है ऑफ एम्फेनिकोल इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। एम्फेनिकोल जो होते हैं वो नेचुरल कंपाउंड होते हैं जिनके पास नाइट्रोबेंजीन रिंग होती है, जो कि डिराइव किससे होती है, डाई क्लोरो एसिटिक एसिड से, ठीक है, डाई क्लोरो एसिटिक एसिड से ये डिराइव होगी। नॉट यूज्ड इन रूमिनेंट बिकॉज नाइट्रोबेंजीन रिंग जो होती है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगी रूमिनल के माइक्रोफ्लोरा की वजह से, ठीक है। अब दीज एंटीबायोटिक्स आर एक्सट्रीमली स्टेबल होते हैं और अनअफेक्टेड होते हैं इवन जब pH रेंज 2 to 9 हो, ठीक है। थायमफेनिकोल की बात करें, ये प्रोड्यूस होता है बाय रिप्लेसिंग नाइट्रोफिनोलिक ग्रुप ऑफ क्लोरमफेनिकोल बाय मिथाइल सल्फर। अगर हम लोग नाइट्रोफिनोलिक ग्रुप की जगह हम लोग मिथाइल सल्फर ग्रुप लगाते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे थायमफेनिकोल।
इट इज़ लेस इफेक्टिव, थायमफेनिकॉल लेस इफेक्टिव होती है लेकिन सेफ़ होती है क्लोरामफेनिकॉल से। फ्लोरामफेनिकॉल की बात करें, डिराइव होता है फ्लोरिनेटेड डेरिवेटिव ऑफ द थायमफेनिकॉल। इट इज़ मोर इफेक्टिव देन क्लोरामफेनिकॉल एंड अपेरेंटली यूज़ करते हैं कैटल में। कैटल में कौन सी यूज़ नहीं कर रहे थे? क्लोरामफेनिकॉल, क्योंकि वो र्यूमिनल जो माइक्रोफ्लोरा था उससे डिस्ट्रॉय हो जा रही थी, ठीक है। अब अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि कौन किससे डिराइव हो, सबसे पहले देखो क्लोरामफेनिकॉल था जिसमें नाइट्रो ग्रुप था, ठीक है, फिनोलिक नाइट्रो ग्रुप। अगर क्लोरामफेनिकॉल से हम लोग नाइट्रोफिनोलिक ग्रुप को रिप्लेस करते हैं मिथाइल सल्फ ग्रुप से, तो उसे हम लोग बोलेंगे थायमफेनिकॉल। और थायमफेनिकॉल से अगर हम लोग फ्लोरिनेटेड डेरिवेटिव निकाल लें तो उसे बोलेंगे फ्लोरफेनिकॉल, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम की बात करें, हमने ऊपर ही बात कर ली थी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं जो अफेक्टिव होंगे दोनों के अगेंस्ट, ग्राम पॉजिटिव भी और ग्राम नेगेटिव भी, एज वेल एज कुछ एनारोब्स और एज वेल एज रिकेट्शिया, क्लेमाइडिया, माइक्रोप्लाज्मा के अगेंस्ट भी, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, सबसे पहले क्या होता है कि ये रहा आपका राइबोसोम की 30S यूनिट, ये रही आपकी 50S यूनिट, और ये रहा mRNA, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि 50S पे एक होती है A साइड, एक होती है P साइड, ठीक है। यहाँ क्या होता है, देखो पेप्टाइड बनते जाते हैं यहाँ वाली साइड पे P साइड पे, और A साइड पे क्या होता है कि tRNA आके ना यहाँ पे जोड़ता रहता है प्रोटीन, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब हम लोग एम्फेनिकॉल्स दे देंगे, एम्फेनिकॉल्स होते 50S पे एक्ट करेंगे, इनिबिट कर देंगे tRNA को कि वो पेप्टाइड चेन के साथ ही ना बाइंड कर पाए, ठीक है। अभी दिखाती हूँ, ये जो 50S पे बाइंड हो गए एम्फेनिकॉल्स, ये प्रिवेंट कर देंगे कि जो tRNA है, ठीक है, यहाँ पे इसकी बाइंडिंग रुक जाए, मतलब ये बाइंड ना कर पाए पेप्टाइड चेन के साथ, वो बाइंड नहीं कर पाएगा तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी, ठीक है। और दिस मतलब जो ये प्रोसेस होती है बाइंडिंग वगैरह उसको ट्रांसपेप्टाइडेशन बोलते हैं, जो कि कैटलाइज होती है बाई एंजाइम पेप्टाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है। एंट्री ऑफ एम्फेनिकॉल जो होती है वो टेक प्लेस बाय पैसिव एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हाई डोज पे एम्फेनिकॉल जो होता है वो इनिबिट कर देते हैं मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन सिंथेसिस की, पर्टिकुलरली इन द बोन मैरो, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ऐसा है ना कि कभी भी होस्ट पे वो नहीं करते, तो लेकिन ये क्या होता है कि एम्फेनिकॉस मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन सिंथेसिस भी रोक देते हैं, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, ओरली देते हैं हम लोग इनको, रैपिडली होता है और कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं मोनोगैस्ट्रिक एनिमल में, और रीच कर देते हैं पीक और प्लाज्मा कंसनट्रेशन 2 घंटे के अंदर अंदर। फ्लोरफेनिकॉल जो होता है एब्जॉर्ब हो जाती है ओरली, अल्दो मिल्क इंटरफेयर करता है इसके एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। रूमिनेंट में क्लोरामफेनिकॉल ओरली इज इनइफेक्टिव एज इट इज़ रेडली एक्टिवेटेड, और इसमें क्या होता है इजली डिस्ट्रॉय हो जाएगा भाई इसके रूमिनल माइक्रोफ्लोरा से, इसलिए नाइट्रोडक्शन बोलते हैं। क्लोरामफेनिकॉल रूमिनल माइक्रोफ्लोरा रिड्यूस आता है अमीनो क्लोरामफेनिकॉल में, ऑब्जेक्टिव आता है ये चीज़ याद रखना, किस में रिड्यूस होगा, अमीनो क्लोरामफेनिकॉल में। बैक्टीरिया पॉपुलेशन इन माइक्रोफ्लोरा डिपेंड करता है प्रोटोजोआ, बिकॉज प्रोटोजोआ जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्ट ईटिंग अप बैक्टीरिया, ठीक है। क्लिनिकल यूज़ की बात करें, द यूज़ ऑफ क्लोरामफेनिकॉल क्या होता है कि रिजर्व होता है फॉर सीरियस इन्फेक्शन इन विच द बेनिफिट ऑफ ड्रग इज़ ग्रेटर देन रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। मतलब ऐसा है कि क्लोरामफेनिकॉल देने से जो उसका बेनिफिट है वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू उसकी टॉक्सिसिटी, ठीक है, तभी देंगे उस जगह पे ऐसे इन्फेक्शन में। ये दोनों ही लोकल और सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है टाइफाइड, मेनिंजाइटिस और ब्रेन एप्सिस में, ठीक है। मेस्टाइटिस मेट्राइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ कैपेबल टू डिफ्यूज़ इन एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर ऑफ द आई, हैंस इसको ऑप्थेलिक ऑइंटमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। क्लोरामफेनिकॉल जो होता है वो पाल्मिटेट इज़ एडमिनिस्टर्ड ओरली, वेयर इज क्लोरामफेनिकॉल सोडियम जो होता है सक्सिनेट वो एडमिनिस्टर देते हैं IV। जो पाल्मिटेट है वो ओरली दे सकते हैं, लेकिन जो सक्सिनेट सोडियम सक्सिनेट है उसको हम लोग IV IM रूट से ही देंगे, ठीक है। टॉक्सिटी की बात करें तो क्लोरामफेनिकॉल इन ह्यूमन बट नॉट फ्लोरामफेनिकॉल, ठीक है। प्रोड्यूस 2 टाइप, जो क्लोरामफेनिकॉल होता है ये थोड़ा टॉक्सिक होते हैं एक्सेप्ट फ्लोरामफेनिकॉल, ये नॉन रीजनरेटिव अनीमिया करा देंगे या फिर रिवर्सिबल एप्लास्टिक अनीमिया करा देंगे, ठीक है।
नॉन रिवर्सिबल अनीमिया की बात करें, इसमें क्या होता है कि सच ब्लड रिलेटेड कंडीशन देखने के लिए मिलती हैं, ससेप्टेबल होते हैं नियोनेटल अनीमिया ट्रीटेड विद द एडल्ट डोज। जैसे देखो बच्चे का कोई केस था, ठीक है, लेकिन हमने उसको एडल्ट लोगों की डोज दे दी जो हमें एडल्ट में देते हैं क्लोरामफेनिकोल, तो उसमें टॉक्सिटी हो जाएगी। दिस इज द डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट ड्रग रिलेटेड टू द इंटरफियरेंस ऑफ mRNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस रैपिडली मल्टीप्लाई इन द बोन मैरो सेल्स। फिर रिवर्सिबल एप्लास्टिक एनीमिया की बात करें, समटाइम डॉग और कैट में देखने के लिए मिलती है, मच मोर सीरियस रिलेटेड टू द इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन थायमफेनिकोल फ्लोरोफेनिकोल विदाउट नाइट्रो ग्रुप होते हैं, इसलिए ये कोई एप्लास्टिक एनीमिया नहीं कराते, ठीक है। ग्रे बेबी सिंड्रोम की बात करें, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं, उन्हें सिंड्रोम बोलते हैं। क्लोरामफेनिकोल शुड बी यूज विद ग्रेट केयर इन द न्यूबॉर्न बिकॉज inadequate inactivation and excretion of the drug result in the toxic syndrome। टॉक्सिक सिम्टम्स कौन से होते हैं, वॉमिशन, हाइपोथर्मिया, ठीक है, ग्रे साइनोसिस, ये सब हो गया, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स एंड डेथ। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें, क्लोरामफेनिकोल जो होता है वो इनहिबिट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ मैनी ड्रग, इसके फेनेटॉइन, बार्बिट्रेट, लोकल एनेस्थेटिक, प्रिमिडोन। क्लोरामफेनिकोल इज नॉट मच यूज इन द फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल बिकॉज ऑफ लॉन्ग विड्रॉल पीरियड विद इन 2 वीक। फ्लोरफेनिकोल का 28 डेज होता है, ठीक है, याद रखना। मैक्रोलाइट्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड किया गया इनको काफ़ी सारे क्लासेस में। सबसे पहले क्लास 1 आती है जिसमें आता है एरिथ्रोमाइसिन, ओलियंड्रोमाइसिन, ट्रोलियंड्रोमाइसिन, ठीक है। क्लास 2 में आता है जोसामाइसिन, स्पेरामाइसिन, टिल्मकोसिन और टाइलोसिन, ठीक है। न्यू ड्रग की बात करें, इसमें आता है एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम सोर्स स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस। मैक्रोलाइट्स जो होते हैं मेनली इफेक्टिव होते हैं एरोबिक और एनारोबिक के लिए ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, इसलिए सम स्ट्रेन ऑफ पास्चुरेला हीमोफिलस ये जो होते हैं मॉडरेटली सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। ये इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट माइक्रोप्लाज्मा क्लेमाइडिया वगैरह के लिए। टिल्मिकोसिन जो होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम माइक्रोलाइट्स है और एक्सेप्शन होते हैं इनकी हाई एक्टिविटी होती है पास्चुरेला हीमोलिटिका और मल्टीसिडा के लिए। बाकी जो होते हैं वो कैसे थे, नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा अच्छी रेंज नहीं है, लेकिन टिल्मिकोसिन है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। सम मेंबर ऑफ मैक्रोलाइट्स आल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट माइकोबैक्टेट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। मैक्रोलाइट के पास होती है इलेक्ट्रॉन रिंग जो कि 1 और मोर डीऑक्सी शुगर अटैच होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, ये क्या करते हैं, ट्रांसलोकेशन को रोक देते हैं, ठीक है, बताती हूँ आगे। मैक्रोलाइट बाइंड कर जाएंगे 50S यूनिट पे, ठीक है, इंटरफेयर करेंगे ट्रांसलोकेशन के साथ न्यूरी इलोंगेटेड पेप्टाइड चेन एट ए साइड बैक टू द पी साइड, ठीक है, वहाँ लगने नहीं देंगे। तो इसमें ए साइड अवेलेबल रहेगी नेक्स्ट के लिए, ठीक है, अमीनो एसिड tRNA अटैचमेंट के लिए। ये रिजल्ट कर देता है फेलियर ऑफ राइबोसोम टू मूव अलॉन्ग विद mRNA, ठीक है, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस इंटरफेयर हो जाती है, ठीक है। मैक्रोलाइट्स को हम लोग कभी भी एडमिनिस्टर नहीं करेंगे क्लोरामफेनिकोल और लिंकोसमाइड के साथ, क्योंकि ये भी कॉम्पिटिट करेंगे सेम के लिए, क्योंकि 50S पे ही बाइंड करते हैं, ठीक है। मैक्रोलाइट्स होते हैं रेजिस्टेंट होते हैं ग्राम नेगेटिव के लिए ड्यू टू चेंज इन द बैक्टीरियल राइबोसोमल स्ट्रक्चर एज लॉस ऑफ एफिनिटी। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, ये रेडली एब्जॉर्ब होते हैं जीआईटी से, एडमिनिस्टर ओरली एसिड रेजिस्टेंट सॉल्ट टैबलेट, एसिड रेजिस्टेंट कोटिंग। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ह्यूमन में लो होता है, अनरिलायबल होता है। टाइलोसिन जो होता है रैपिडली एब्जॉर्ब होता है, आईएम से हम लोग देते हैं टाइलोसिन को, टिमलिसिन देते हैं सबक्यूटेनियस। टॉक्सिटी की बात करें तो लीस्ट टॉक्सिक होता है बट टिल्मिसोन इज कंपेयर टॉक्सिक। हॉर्स जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं इनके लिए, क्योंकि सफ़र कर सकते हैं जीआईटी डिस्टर्बेंस। टाइलोसिन डॉग में देते हैं, टैकीकार्डिया फिब्रिलेशन करा देता है। टिल्मिकोसिन जो होता है हम लोग पेग में देते हैं जो कार्डियोटॉक्सिक होता है। डॉग में जो होता है टैकीकार्डिया करा देगा, इसमें पेग में क्या होगा, कार्डियोटॉक्सिक हो जाएगा। क्लिनिकल यूज़ की बात करें तो बिकॉज बोथ आर इफेक्टिव फॉर ग्राम पॉजिटिव, ये पेंसिलिन जी के अल्टरनेटिव की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एंथ्राइटिस, आर्थराइटिस। लिंकोसामाइड की बात करें तो दीज एंटीबायोटिक क्लोजली रिजेंबल करते हैं मैक्रोलाइट्स की तरह। स्पेक्ट्रम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सारा कुछ सेम है लिंकोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन का, ठीक है। अब ये समरी देख लो कि अमीनोग्लाइकोसाइड जो होते हैं दोनों पे एक्ट कर सकते हैं 30S और 50S, लेकिन 30S के लिए ज़्यादा एफिनिटी होती है। इसमें मिसरीडिंग ऑफ कोडन इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मिसरीडिंग करा देता है, ठीक है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो था प्रोटीन का उसको नहीं बनने देता है, उससे मिसरीडिंग हो जाती है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन की बात करें वो 30S पे एक्ट करते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं बाइंडिंग ऑफ tRNA, ठीक है।
एम्फेनिकोल्स की बात करें वो 50S पे बाइंड करते हैं लेकिन ट्रांसपेप्टाइडेशन को रोक देते हैं। मैक्रोलाइट्स होते हैं 50S पे बाइंड करेंगे लेकिन ट्रांस लोकेशन को रोक देंगे। अब बात करते हैं क्यूनिलॉन्स और फ्लोरोक्यूनिलॉन्स की। क्यूनिलॉन से बनता है नेलिडिक्सिक एसिड, उसमें अगर फ्लोनेटेड हो जाए तो फिर फ्लोरोक्विनोल बन जाएगा। दे आर एंटायरली सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल होते हैं जिनमें क्यूनिलॉन स्ट्रक्चर होता है। नेलिडिक्सिक एसिड जो होता है फर्स्ट मेंबर था क्यूनिलॉन का व्हेन फ्यूनिलॉन एटम जो ऐड किया गया था स्ट्रक्चर में, इसलिए उसको बोलते हैं फ्लोरोक्विनोल। क्लासिफिकेशन क्या है सबसे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन में आता है नेलिडिक्सिक एसिड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड में आता है एनरोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। नॉरफ्लॉक्सासिन हम लोग लूज मोशन में देते हैं, ठीक है। फिर थर्ड जनरेशन में आता है लेवोफ्लॉक्सासिन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे रेस्पिरेटरी फ्लोरिनोल्स भी बोलते हैं। फिर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आ गया फोर्थ जनरेशन, ठीक है। क्यूनिलॉन्स जो होते हैं वो एडमिनिस्टर होते हैं ओरली, IM, सबकट, IV, टॉपिकल। ये वेरी इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बॉडी टिश्यू में अप टू जॉइंट कैप्सूल। ऐसा कोई भी नहीं था जो जॉइंट कैप्सूल तक जा रहा था, ठीक है। क्यूनिलॉन्स जो होते हैं अपीयर करते हैं मिल्क में जब लैक्टेटिंग एनिमल को दे देंगे। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था एम्फेनिकोस जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम थे। उसके बाद हमने मैक्रोलाइट्स पढ़ा जो कि नैरो थे लेकिन टेलमेकोसिन जो था वो था ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ रहे हैं ये क्यूनिलॉन्स, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, ये क्या होता है कि सुपर कॉइलिंग करा जाए दो तरीके से। एक तो डिफरेंट डायरेक्शन में होगी तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, एक सेम डायरेक्शन में होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। एंजाइम रिक्वायर DNA गायरेज, ठीक है, फॉर सुपर कॉइलिंग। टोपोआइसोमरेज जो होता है दो साइड होती है, एक कटिंग साइड होती है, गायरेज एक ग्लू साइड होती है। कटिंग साइड में एक्शन कटिंग का होता है और ग्लू वाले में जोड़ते हैं ये लोग, ठीक है। फ्लोरोक्विनोलोन बाइंड करता है गायरेज में, फ्लोरोक्विनोलोन बाइंड करेगा गायरेज में, सो कटिंग होती रहेगी, ठीक है। बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होता रहेगा और बाइंड करने के लिए वो फ्री नहीं होगी उसकी साइड। टोपोआइसोमरेज का दो पार्ट होते हैं सब यूनिट 1A एंड B। ए में ये फ्लोरोक्विनोल बाइंड करता है। स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये वेरी इफेक्टिव होते हैं ग्राम नेगेटिव के लिए फर्स्ट जनरेशन। सेकंड वाली जो होगी ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव, थर्ड वाली ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव। देन मेनली यूज़ कर इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्यूनिलॉन, क्योंकि थर्ड जनरेशन वाली क्योंकि रेस्पिरेटरी क्यूनिलॉन बोलते हैं क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। फोर्थ वाली जो होगी ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव होने के लिए होगी, ठीक है। टॉक्सिटी की बात करें, फ्लोरोक्विनोलोन जो होता है वो इंड्यूस करता है आर्थ्रोपैथी इन द यंग एनिमल, डैमेज कर देता है जॉइंट कैप्सूल को। फ्लोरोक्विनोलोन जो होता है जेट डिस्टर्बेंसेस कर देगा, एडल्ट ब्लाइंडनेस हो सकती है कैट में हाई डोज पे। फिर यूज़ करते हैं इसको यूरिनरी एंटीसेप्टिक की तरह, ठीक है। नेलिडिक्सिक एसिड को लोकल सिस्टम इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी यूरिनरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। अदर एंटीबायोटिक की बात करें, पॉलीमिक्सिन B और E जो होता है वो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट होती है। कोलिस्टिन हो गया, ये पॉलीपेप्टाइड थे जो बैसिलस से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। रैपिडली बैक्टीसाइडियल मतलब कि बैक्टीरियासाइडल और नोरो स्पेक्ट्रम। बैक्टीरियासाइडल मतलब कि ये किल कर देंगे बैक्टीरिया को, और नैरो स्पेक्ट्रम मतलब कि ग्राम नेगेटिव के लिए है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, एंटीबायोटिक जो होते हैं डिटर्जेंट लाइक एक्शन होता है इनका सेल मेम्ब्रेन पे ऑन फॉस्फोलिपिड। ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं बैक्टीरिया ड्यू टू डैमेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच रिजल्ट इन द लीक आउट ऑफ डिफरेंट आयन अमीनो एसिड। ये रीनल टॉक्सिक होते हैं, हैंस ओनली यूज इन लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बैसिलस स्यूडोमोनास किडनी पेशेंट में नहीं देंगे क्योंकि रीनल टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो इसमें क्या होता है, बोवाइन C1 एडिटेटिव पेलमिक्सिन यूज़ करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। बेसिट्रेसिन एंड अदर पॉलीपेप्टाइड ऑब्टेन फ्रॉम B सबटाइलिस। बेसिट्रेसिन जो होता है सिमिलर होता है पेनिसिलिन G की तरह। बेसिट्रेसिन वेरी इफेक्टिव होता है ग्राम पॉजिटिव के लिए, इनहिबिट कर देता है बैक्टीरियल सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। वैनकोमाइसिन का बात करें, सोर्स होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटालिस। ये वैनकोमाइसिस कॉम्प्लेक्स होता है ग्लाइकोपेप्टाइड, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं वो पॉलीमेक्सिन होते हैं, ग्लाइकोपेप्टाइड होते हैं वैनकोमाइसिन। MRS से क्या है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस, याद रखना। अब बात करते हैं एंटी हेलमिंथ की। ये दो तरीके के होते हैं, थेरेपेटिक और प्रोफाइलेक्टिक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि
दीज आर द ड्रग विच आइदर किल करेंगे या फिर एक्सपेल करेंगे। जो किल करते हैं उन्हें वर्मीसाइड बोलते हैं और जो एक्सपेल करेंगे उन्हें वर्मीफ्यूज बोलते हैं, ठीक है, पैरासिटिक फॉर्म को, जो कि जीआईटी या अदर पार्ट ऑफ बॉडी में पाए जाते हैं। दीज ड्रग्स आर यूज्ड बोथ फॉर द प्रोफाइलेक्टिक एंड थेरेपेटिक पर्पज़। इन प्रोफाइलेक्टिक जैसे कि कॉक्सीडिया हो गया, एंटी कॉक्सीडियल ड्रग देते हैं पोल्ट्री में फॉर प्रिवेंटिंग कॉक्सीडिया। वर्मीसाइड किल कर देता है, वर्मीफ्यूज जो होता है वो एक्सपेल कर देता है, ठीक है, विदाउट किलिंग। ड्रग अगेंस्ट नेमाटोड्स, ट्रेमाटोड एंड सिस्टोड होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें आइडल एंटी हेलमिंथिक ड्रग का क्या होगा, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव होना चाहिए नेमाटोड, ट्रेमाटोड, सिस्टोड के लिए। वाइड मार्जिन ऑफ सेफ्टी होनी चाहिए, गुड एफिकेसी होनी चाहिए मैच्योर और इमेच्योर दोनों पैरासाइट के लिए। शुड नॉट इफेक्ट द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ एनिमल, शुड हैव शॉर्ट रेजिडुअल पीरियड होनी चाहिए और ईजी एडमिनिस्टर होना जानी चाहिए लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल में। जनरल मैकेनिज्म ऑफ एंटी हेलमिंथिक ड्रग की बात करें, सबसे पहले मैकेनिज्म जो होता है वो होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाला, फिर होता है एनर्जी प्रोडक्शन वाला, फिर होता है अदर्स, ठीक है। अब क्या होता है कि पैरालिसिस करा देते हैं, या तो फ्लैसिड पैरालिसिस होगी जिसमें रिलैक्सेशन हो जाता है, स्पास्टिक होगी उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले ड्रग इफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सबसे पहले इसमें क्या होता है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट आते हैं, ओहो, फिर आते हैं एंटी एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, फिर आता है पोटेंशिएशन ऑफ इनहिबिटरी नर्व ट्रांसमिशन लाइक गाबा, ठीक है। 3 हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले ड्रग जो न्यूरोमस्कुलर को अफेक्ट करते हैं वो पहला है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, फिर एंटी एसिटाइलकोलिन एस्टरेज और फिर आता है पोटेंशिएशन ऑफ इनहिबिटरी नर्व ट्रांसमिशन लाइक गाबा, ठीक है। सबसे पहले कोलिनर्जिक की बात करें, इसमें क्या होता है कि इंक्रीज़ कर देते हैं कंसनट्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन बढ़ जाएगा तो वो एक्ट करेगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे और वो इंक्रीज़ कर देता है कॉन्ट्रैक्शन को। कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ हो गया तो सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो बॉडी में क्या हो जाएगी, स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक है। अल्टीमेटली पैरासाइट जो होगा वो एक्सपेल कर जाएगा बॉडी से, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है LMPT, लेवामिसोल, मोरेंटल, पायरेंटल और टेट्रामिसोल, ठीक है। एसिटाइलकोलिन हाफ लाइफ जो होती है फ्यू मिली सेकेंड होती है तो ब्रेक कर जाती है, ठीक है। अब देखो एसिटाइलकोलिन हमने बात कर ली, ये बढ़ गया तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाएगी, एक्सपेल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एंटी एसिटाइलकोलिन एस्टरेज की। इसमें क्या होता है, मैंने जैसे बताया कि एसिटाइलकोलिन की हाफ लाइफ जो होती है फ्यू मिली सेकेंड होती है तो ये टूट जाती है एसिटिक एसिड और कोलिन में, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज की प्रेजेंस में, ठीक है। तो हमने इसी को क्या करना है कि एंटी एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, ठीक है, ये ड्रग देंगे हम लोग तो ये ड्रग जो होता है प्रिवेंट कर देगा इसका ब्रेकडाउन। तो इसमें क्या हो जाएगा कि एसिटाइलकोलिन की ब्रेकडाउन प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है, टूट के बाहर निकल रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा कि ब्रेकडाउन को प्रिवेंट कर देंगे तो वो एक्यूमुलेट हो जाएगा और वो करा देगा स्पास्टिक पैरालिसिस। इसके एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड जैसे कि पैराथायोन वगैरह हो गए, ठीक है। फिर आ गया पोटेंशिएशन ऑफ इनहिबिटरी नर्व ट्रांसमिशन लाइक गाबा। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि गाबा हो गया, डीपोलराइजेशन ऑफ नर्व ट्रांसमिशन होएगा। गाबा इज़ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, तो ये क्या कर देता है कि रेजिस्ट करता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, ठीक है। तो गाबा क्या करेगा, ओपनिंग करा देगा चैनल की, ठीक है, जिससे हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। हाइपर पोलराइजेशन हो गया तो ये स्टेट क्या होती है, डजेंट अलाउ इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द नर्व और रिजल्ट करती है मस्कुलर पैरालिसिस में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आइवरमेक्टिन, एबामेक्टिन, क्लोरामेक्टिन एंड मोक्सीडेक्टिन। अब आ जाओ, हमने पहला पढ़ा न्यूरोमस्कुलर जिसमें कोलिनर्जिक पढ़ा, एंटी एसिटाइलकोलिन एस्टरेज पढ़ा, फिर गाबा वाला पढ़ा। अब ड्रग अफेक्टिंग एनर्जी वाले का बात करते हैं। तो एनर्जी प्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनहिबिशन ऑफ फ्यूमरेट रिडक्टेज एंजाइम, देन पढ़ेंगे हम लोग इनहिबिशन, हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन किसकी, एंटी नेमाटोडल ड्रग्स की। सबसे पहले इसमें आते हैं सिंपल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, देन बेंजिमिडाजोल जिसमें 2 आते हैं, एक तो नॉर्मल बेंजिमिडाजोल्स आ गए और दूसरी प्रो बेंजिमिडाजोल्स आ गए। दूसरी उसके बाद जो आती है वो इमिडाजोल थायाजोल, ठीक है। देन टेट्राहाइड्रोप्रिमिडीन, देन ऑर्गेनोफॉस्फेटिक कंपाउंड, देन माइक्रोसाइक्लिक लेक्टोन्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं आर्सेनिकोल्स और फिर अदर आते हैं। देन इसकी एग्जांपल्स की बात करें, सिंपल हेट्रोसाइक्लिक में आएगा पिप्राजिन, बेंजिमिडाजोल्स में तो ये पढ़ा ही होगा आपने, उसमें केस में आते हैं एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, मीबेंडाजोल, ट्राइक्लाबेंडाजोल, फ्लूबेंडाजोल। फिर प्रो वाले में आते हैं फेनबेंटल, नेटाबिमिडीन और थायोफेमेट। इमिडाजोथायाजोल में आते हैं लेवामिसोल और टेट्रामिसोल। टेट्राहाइड्रोप्रिमिडीन में आते हैं पायरेंटल,
मोरेंटल, ऑक्जेंटल। ऑर्गेनोफॉस्फेटिक में आते हैं डाइक्लोरोवस और ट्राइक्लोपायरिफोस। फिर मैक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन में आते हैं, सबसे पहले आते हैं आइवरमेक्टिन, ठीक है, एन आइवरमेक्टिन, डोरामेक्टिन, एबामेक्टिन। फिर आते हैं मिल्बेमाइसिन में मीबेमाइसिन, ऑक्सीम और मॉक्सीडेक्टिन, ठीक है। फिर आइसोनिकोल्स में आते हैं थायोएसेटामाइड। अदर्स में आते हैं फेनथाइजमीन, ठीक है। पिपराजिन की बात करें तो अब बात करते हैं हम लोग पिपराजिन की। केमिकली ये होता क्या है, डाई इथाइलिन डाई अमीन होता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो कि अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ पिपराजिन, सिट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट, डाईहाइड्रोक्लोराइड एंड टार्ट्रेट, ठीक है। दे हैव वाइड मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है, ठीक है। और इन ऑल डोमेस्टिक एनिमल दे आर वेरी गुड फॉर एस्कैरिड एंड नोड्यूलर वर्म इन्फेक्शन इन ऑल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है। देन मॉडरेटली इफेक्टिव होता है अगेंस्ट हुकवर्म, स्ट्रोंगाइलस, टेपवर्म एंड फ्लूक्स। पिपराजिन जो होता है वो वेरी इफेक्टिव होता है अगेंस्ट इमेच्योर। ये चीज़ याद रखना कि इमेच्योर वर्म अगर हुए तो इनके अगेंस्ट वेरी इफेक्टिव होता है कौन, पिपराजिन। पिपराजिन किसके अंदर आता है, एंटी नेमाटोडल ड्रग्स की हम लोग बात करें उनकी क्लासिफिकेशन की, उसमें। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये गाबा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट होते हैं, सॉरी। ये क्या करते हैं कि इंक्रीज़ कर देते हैं क्लोराइड आयन की कंसनट्रेशन इन द नर्व, जो कि हाइपर पोलराइजेशन करा देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर रहे थे हम लोग, ये गाबा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये करते क्या है कि क्लोराइड आयन की कंसनट्रेशन बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि नर्व में हाइपर पोलराइजेशन रहता है। हाइपर पोलराइजेशन क्या करता है, इंड्यूस कर देता है एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और ये रिजल्ट करता है इन द फ्लैसिड पैरालिसिस। ये चीज़ याद रखना कि फ्लैसिड पैरालिसिस करा देता है ऑफ पैरासाइट बॉडी। इट इज़ वेरी सेफ ड्रग एट रिकमेंडेड डोज, हैंस कैन बी यूज्ड इन प्रेग्नेंट, मतलब प्रेग्नेंट एनिमल में यूज़ कर सकते हैं। सो किसको, पिपराजिन को। फिर बात करते हैं बेंजइमिडाजोल्स की। ये कॉमनली यूज़ होते हैं एंटी हेलमिंथ, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम, उनका नैरो होता है पिपराजिन का, इनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। हाई डिग्री ऑफ एफिकेसी होता है, गुड मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मोस्ट मेंबर जो होते हैं वो एनर्जी प्रोडक्शन पैरासाइट बाय डिक्रीजिंग द फेमर। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एनर्जी प्रोडक्शन जो होता है पैरासाइट की उसको डिक्रीज करते हैं। फेमरेट रिडक्टेज एंजाइम। फ्लूबेंडाजोल और मीबेंडाजोल जो होते हैं वो डिक्रीज कर देते हैं, ये क्या लिखा है, न्यूरोट्यूब्यूल फॉर्मेशन। ये ड्रग जो होते हैं एडमिनिस्टर्ड होते हैं बाय ओरल रूट एज पाउडर, ग्रेन्यूल और सस्पेंशन। ये जो ड्रग्स होते हैं प्रोड्यूस टिश्यू एंड मिल्क रेजिड्यू, सो सफिशिएंट विड्रॉल पीरियड इज़ फॉलोड बिफोर स्लॉटर, बिफोर कंज्यूमिंग मिल्क ऑफ एनिमल, ठीक है। उसके बाद आती है एल्बेंडाजोल, इसके एग्जांपल है बेंजमिडाजोल्स के। एल्बेंडाजोल जो होती है वो टेरेटोजेनिक होती है एज वेल एज एम्ब्रियोटॉक्सिक होती है, इसलिए इसको प्रेग्नेंट एनिमल में हम लोग यूज़ नहीं करते। देन इट इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, हमने सबसे पहले पढ़ी थी नैरो, बेंजमिडाजोल्स है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और अगेंस्ट नेमाटोड और ट्रेमाटोड होती है। एल्बेंडाजोल सल्फोनामाइड और सल्फोमोन्स, ठीक है। आफ्टर एब्जॉर्प्शन द एल्बेंडाजोल इज कन्वर्टेड इनटू सल्फॉक्साइड